Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Storyland and a very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support. Today we are going to solve the test number 1 from New Oxford Modern English book 3 and it is the book 4 and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय निश यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। He said, "My Lord, put my heart at peace for me, and make my task easy for me, and remove the knot from my tongue, so that they may understand my speech." इस टेस्ट के बारे में मुझे काफ़ी दफ़ा कमेंट्स में आप लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इसको सॉल्व करें और मैं बहुत परेशान थी कि इसके बारे में किस तरह से बात करूँगी जब मैंने इसको रीड किया तो। दिस इज़ टेस्ट 1 इन सेक्शन फर्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज़ सेक्शन ए रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पोएम अलाउड टू योर टीचर। इस पोएम को या इस नज़म को आप ऊंची आवाज़ में अपनी उस्ताद या टीचर के सामने पढ़ें। अ बेबी इन द हाउस, घर में एक बच्चा। आई न्यू, मुझे मालूम है दैट अ बेबी वाज हिड इन द हाउस, घर में एक बच्चा छुपा हुआ था यानी जो नज़र नहीं आ रहा था। दो आई सॉ नो क्रेडल एंड हर्ड नो क्राई, अगरचे मैंने कोई पालना नहीं देखा यानी झूला, क्रेडल बोलते हैं इस झूले को जिसमें बच्चे को डाला जाता है। तो पोइट कह रहा है कि मैंने वो नहीं देखा एंड नो क्राई, मुझे रोने की आवाज़ भी नहीं आई। बट द हस्बैंड वेंट टिप टॉइंग राउंड लाइक अ माउस, लेकिन जो हस्बैंड था वहाँ पर वो टिप टॉइंग बोलते हैं अपने पंजों पर चलना, तो वो किसी माउस की तरह, जिस तरह से चूहे बहुत चुपके से चलते हैं तो इस तरह से वो टिप टॉइंग कर रहा था यानी अपने पंजों पर चल रहा था, कि जिस तरह से बच्चे से डर के चला जाता है कि उसको आवाज़ आए और वो जाग ना जाए। एंड द गुड वाइफ वॉज हमिंग अ सॉफ्ट लालाबे, लालाबाई बोलते हैं लोरी को, और सॉफ्ट मीन बहुत मीठी आवाज़ में अब वो उसको गुनगुना रही थी। हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, तो अच्छी बीवी मीठी आवाज़ में लोरी गुनगुना रही थी। एंड देयर वॉज अ लुक ऑन द फेस ऑफ दैट मदर, और उस मदर के फेस पर एक लुक थी या एक तासुर था। दैट आई न्यू कुड मीन ओनली वन थिंग, जिसका मायने मैं जानता हूँ कि एक ही हो सकता है, एंड नो अदर, और दूसरा कोई नहीं। यानी उसके मदर के फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन थे या जो लुक थी उसका एक ही मतलब हो सकता है, कोई दूसरा नहीं, कि यही मदर है। द मदर आई सेड टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से कहा कि यही मदर है। फॉर आई न्यू दैट द वुमन बिफोर मी वॉज सर्टेनली दैट, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे सामने जो औरत थी वो यकीनन वही है। फॉर देयर ले इन द कॉर्नर अ टाइनी क्लॉथ शू, और वहाँ पर एक कोने में, टाइनी बोलते हैं छोटे को, और क्लॉथ शू कपड़े से बने हुए जो जूते होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं वो पड़े थे। एंड आई सॉ ऑन द स्टैंड सच अ वी लिटिल हैट, और स्टैंड के ऊपर एक बहुत छोटा सा हैट भी था या टोपी भी थी। एंड द बियर्ड ऑफ द हस्बैंड सेड, और जो हस्बैंड की दाढ़ी थी वो कह रही थी, प्लेन एज कुड बी, और जितनी वो प्लेन यानी सीधी थी तो इससे पता चल रहा था जैसे वो कह रही हो, टू फैट चबी हैंड्स हैव बीन टगिंग एट मी, दो बहुत मोटे मोटे हाथ मुझे खींच रहे हैं। यानी ये पोइट ने अपने वर्ड्स नहीं बताए, उसकी बियर्ड के, उसके जो हस्बैंड की बियर्ड है उसके वर्ड्स बताए हैं कि वो इतनी प्लेन थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो कि दो मोटे मोटे हाथ मुझे खींच रहे हैं। एंड ही टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अ गे पिक्चर बुक, और उस फादर ने अपने पॉकेट से एक गे पिक्चर बुक निकाली। एंड दिस वाज द लाइन जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, बिकॉज़ मेरी वीडियोस सिर्फ टीचर्स या पेरेंट्स नहीं बल्कि बच्चे भी देखते हैं, लेकिन मैंने अपने वीडियोस को शुरू में किड्स सेक्शन के अंडर किया था, लेकिन जब मैंने इन बुक्स की रीडिंग शुरू की तो मुझे फ़ील हुआ कि किसी बड़े की निगरानी के बगैर ये बुक्स बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए, बिकॉज़ अजीबो-गरीब सी चीज़ है कि आप यहाँ पे सिर्फ पिक्चर बुक भी लिखा जा सकता था, बट अब ये क्या चीज़ है और ये बच्चों को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, मुझे तो नहीं समझ आ रही। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप बता सकते हैं। हो सकता है बहुत से रोशन ख्याल लोग कहेंगे कि भी जो दुनिया में हो रहा है हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए, लेकिन 4 क्लास के बच्चे की बुक में ऐसी चीज़ का रेफरेंस मुझे तो नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी। हमारे लिए एक लाइन है जो हम पढ़ के गुजर गए, लेकिन
जो इस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए उसकी टेक्स्ट बुक या उसके सिलेबस की जो बुक्स हैं वो रेफरेंस देते हैं उसका। जब भी वो जब बात करते हैं, नहीं हमने अपनी बुक में ये चीज़ पढ़ी, हमने अपनी बुक में, तो उनके नज़दीक बड़ी मुक़द्दस चीज़ होती है ये किताबें जो स्कूल में पढ़ते हैं, और अपने हर अच्छे बुरे काम का वो हवाला देते हैं इनसे। अब ये बुक एसएनसी के अंडर ही आ रही है, सिंगल नेशनल करिकुलम के, लेकिन कभी भी इसका ये मतलब नहीं कि आप फर्स्ट चैप्टर को इस्लामिक या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेट करके और बाकी आप कुछ भी लिख दें। बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं, अब पता नहीं वो इसको अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को, लेकिन एक 4 क्लास के बच्चे के लिए, क्योंकि आजकल हमारे बच्चों के पास डिवाइसेस भी हैं, उनको इंटरनेट भी अवेलेबल है, यानी ऑक्सफ़ोर्ड की बुक्स जिस स्कूल में पढ़ाई जा रही है और बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, तो तकरीबन ज़्यादा बच्चों के अपने पास डिवाइसेस हैं, कुछ के पेरेंट्स की वो यूज़ करते हैं, तो उनको जो भी चीज़ समझ नहीं आती वो गूगल करते हैं उसको, और इसको गूगल करने के बाद उनको क्या मिलेगा समझ सकते हैं आप। ऊपर से रिसेंटली जो हमारा एक बिल पास हो चुका है इसी से रिलेटेड, अभी अगर आवाम उसको रिजेक्ट कर रही है या मुखालफत कर रही है उसकी, तो इस किस्म की चीज़ें अगर अनकॉन्शियसली और सबलिमिनली बच्चों को बताई जाएंगी तो नेक्स्ट जनरेशन तो ऐसे बिल की डिमांड करेगी। खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, बट ये चीज़ें हम क्या अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और मेरा प्लेटफॉर्म मेरे पास कोई बहुत बड़ा नहीं है, इस टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट 835 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मैं चाहती हूँ जितने लोगों तक मेरी बात पहुँच सकती है मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ, बिकॉज़ हमारे ईमान का लेवल है कि आप कुछ बुरा देखो तो उसको अपने हाथ से रोको, अगर नहीं कर सकते ज़बान से रोको, और अगर उससे भी नहीं तो आप एटलीस्ट उसको दिल में बुरा जानो, ये सबसे कम दर्जा है ईमान का। तो जितनी मेरी है मैं इसको डिस्कस भी कर रही हूँ, और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि मैं इसको अगर अब किसी बच्चे के सामने इसको एक्सप्लेन करोगे तो आप इसको किस तरह से करोगे। इस बुक को लिखने वालों को एक अपना अलग कल्चर है, बट वी आर मुस्लिम्स, हम ऐसी चीज़ें कैसे बता सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि बताने का मतलब सिर्फ बताना नहीं होता। एक आम किसी स्टोरी बुक की बात हो रही हो तो और बात है, ये एक सिलेबस की बुक है और ये बहुत वैल्यू रखती है हमारे बच्चों के लिए। तो मेरे ख़्याल से तो इस किस्म की बुक्स को चेक करने वालों पे बात होनी चाहिए कि जिन्होंने ऐसी चीज़ अलाउ की है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी बुक्स चल रही हैं। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर पिक्चर बुक भी लिखा जा सकता था कि एक घर में अगर बच्चा मौजूद है तो ये बुक उसके घर में होती है जी, पिक्चर बुक, कलरिंग बुक सब बच्चों के घर में होती हैं। लेकिन ये इतना वियर्ड किस्म का वर्ड और इतना अजीब वर्ड यूज़ करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई, मुझे तो नहीं समझ आती। आप लोगों के पास अगर कोई राय है तो आप कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं मुझे। जो स्कूल्स नीम सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं उनके बारे में नहीं हम कुछ कह सकते, उनको भी सोचना चाहिए हम क्या सिलेबस पढ़ा रहे हैं या क्या बुक्स है, लेकिन प्राइवेट स्कूल तो कम से कम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रोक सकते हैं कि उस पर बात करें और कोई मयारी सिलेबस लगाएं। बिकॉज़ सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं, और भी कई चैप्टर्स हैं जिनमें जादू, सिहर, जन्नात, शेप शिफ्टर्स, जन्नात से मदद लेना, मैजिकल बीइंग्स, फेरी टेल्स के नाम पर अजीबो-गरीब सी चीज़ें हैं जो मुझे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगती हैं। और अगर टीचर बच्चों को इस पे ठीक से गाइड ना करें तो उनके ईमान को वाकई बहुत ख़तरा है इस किस्म की बुक्स पढ़ के। मुझे जो चीज़ अजीब लगी वो मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों तक पहुंचाना, कि जब मैं ये इसको रीड किया मैंने तो जो मुझे अजीब लगा उसको मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। चलिए अब इस पोएम की आगे से हम नेक्स्ट लाइन से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड अ डॉग, और एक कुत्ता, दैट वुड बार्क, जो कि भौंकेगा, इफ़ यू पुल्ड ऑन अ स्ट्रिंग, अगर आप रस्सी को खींचेंगे तो, स्ट्रिंग बोलते हैं रस्सी को, पुल होता है खींचना, और वहाँ एक कुत्ता है कि अगर आप रस्सी को खींचेंगे तो वो भौंकेगा। एंड द वाइफ लेड देम अप विद सच अ प्लीज्ड लुक, प्लीज्ड बोलते हैं खुश होना, और वहाँ पर वाइफ ने उनको एक बहुत प्लीज़ लुक नहीं, खुशी वाली नज़र के साथ उनको बिठाया, या खुशी या मसरत के साथ उनको बिठाया। एंड आई सेड टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से कहा, देयर इज़ नो अदर थिंग, यहाँ कोई और चीज़ नहीं, बट अ बेब, लेकिन एक बच्चा, दैट कुड ब्रिंग अबाउट ऑल दिस, जिसकी वजह से ये सब हो सकता है। एंड सो, और फिर, दैट वन इज़ इन हाइडिंग हियर समवेयर आई नो,
और मैं जानता हूँ कि वो जो एक है यानी जो बच्चा है वो छुपा हुआ है यहीं कहीं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आई स्टेट, मैंने क्याम किया, बट अ मोमेंट, लेकिन एक लम्हे के लिए, एंड सॉ नथिंग मोर, और इसके अलावा कुछ नहीं देखा, एंड हर्ड नॉट अ साउंड, और एक आवाज़ भी नहीं सुनी, येट आई न्यू आई वॉज राइट, फिर भी मैं जानता हूँ कि मैं सही था। वट एल्स कुड द शू मीन दैट ले ऑन द फ्लोर, उस फर्श पे पड़े हुए जूते का क्या मतलब हो सकता है, शू का जो कपड़े से बना हुआ था इसका क्या मतलब हो सकता है। द बुक एंड द टॉय, और उस बुक का और उस खिलौने का, एंड द फेसेस सो ब्राइट, और उनके चेहरे जो बहुत खुशी से चमक रहे थे, एंड वट मेड द हस्बैंड एज स्टिल एज अ माउस, और क्या वजह थी कि जो हस्बैंड था वो एक माउस की तरह से चल रहा था और बहुत खामोश था। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, वेरी श्योर, बहुत ज़्यादा यकीन है या पुख्ता यकीन है, देयर इज़ अ बेब इन दैट हाउस, उस घर में एक बच्चा है। The next section of exercise, sorry, the next question of this exercise is question number 2. To which of the following words may we add full, FUL or FULL, and LESS, less? हमें यहाँ पर 5 वर्ड्स गिवन है, इनमें से हमने किस में फुल ऐड करना है सिंगल एल के साथ, किस में डबल एल के साथ, और किस में हमने लेस ऐड करना है। 5 वर्ड्स हैं, पेन, थैंक, ईयर, पॉइंट एंड बैक। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास पेन, पेनफुल, B thankful, C yearful, D pointless, and E backless. The next question is question number 3. Answer the questions about the poem. इस poem से ही questions लेके और इसको हमने आंसर करना है। Question number 1 है A. How long did the poet visit the house for? B. Make a list of the evidence, the things that the poet sees, that convinces the poet that there is a baby in the house. C. What words are used to convey that the father is being quiet? What is he compared to? Why do you think he is speaking quiet? D. Which 3 phrases in the poem convey the happiness of the mother and or the father? E. Use your own words to rewrite the sentences. Do not change the meaning. There is no other thing but a babe that could bring about all this. And so that one is in hiding here somewhere. I know. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं। द पोएट विजिटेड द हाउस फॉर अ शॉर्ट वाइल, आई स्टेड बट अ मोमेंट। बी tiptoeing husband, wife humming a lullaby, tiny cloth shoe, a little hat, picture book, a toy dog, bright faces of the couple. C. The words used to convey that the father is being quiet are tiptoeing and still as a mouse. He is compared to a mouse twice. Perhaps he is keeping quiet because the baby is asleep upstairs. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। वाइफ वाज हमिंग, a look on the face of the mother, a pleased look, the face is so bright. A. There must be a baby in the house because nothing else could be the cause of these things. The next question is question number 4. If someone suddenly arrived in your classroom without passing through the rest of the building, अगर कोई अचानक आपके कमरा जमात में आ जाए और उसने पूरी बिल्डिंग क्रॉस ना की हो, how would they know it was a classroom? यानी उसको स्कूल की बिल्डिंग ना दिखाई गई हो और उसको सीधा ला के क्लासरूम में खड़ा कर दिया जाए, तो वो कैसे जानेगा कि ये क्लासरूम है। मेक अ लिस्ट ऑफ द एविडेंस दे माइट सी। इस किस्म के आपने एविडेंस बताने हैं, शवाहिद बताने हैं कि जिससे पता चले कि ये क्लासरूम है। नॉर्मली क्लासरूम के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है डेस्क्स इन रोज, टीचर्स प्लानर, टेक्स्ट बुक्स, स्टूडेंट्स इन यूनिफॉर्म्स एंड ब्लैक बोर्ड। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, टेक्स्ट बुक क्विज। यहाँ पर टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लिए गए हैं, सिर्फ इस पोएम से नहीं है बल्कि इससे पहले जितने चैप्टर्स हमने रीड किए उन सबसे लिए गए हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव शॉर्ट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के हमने शॉर्ट आंसर करने हैं। ए. वेयर इज़ पिप व्हेन ही मीट्स अ कॉन्विक्ट। पिप कहाँ था जब वो कॉन्विक्ट से मिला था। बी. हु लिसन टू द स्टोरी टेलर्स टेल। स्टोरी टेलर्स की कहानियाँ कौन सुनता था। हु वाज मिस्टर हान। मिस्टर हान कौन थे। एंड डी. व्हाट फ्लाइज एज थिक एज अ ड्राइविंग रेन। यानी ड्राइविंग रेन की तरह से किसकी फ़्लाइट थी या कौन उड़ता था या चलता था, तेज़ रफ्तार को फ्लाइज के साथ कंपेयर किया गया है। ई. व्हाट इक्विपमेंट इट हैज़ अ पोलो प्लेयर यूज़। पोलो प्लेयर कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करता है। एफ है व्हाट डज विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब। विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या चीज़ डिस्क्राइब की है अपनी पोएम में। एंड जी. व्हाट इज़ द विच नेम। विच का नाम क्या था या क्या है।
एच, वेयर डिड अंकल रफ़ी सेंड फ़ोटोज़ फ्रॉम? अंकल रफ़ी ने जो तस्वीरें भेजी थी, जो फ़ोटोज़ भेजे थे, वो कहाँ से भेजे थे? हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन अ ग्रेवयार्ड, वो एक कब्रिस्तान में था। सेकंड का आंसर है द चिल्ड्रन, यानी बच्चे सुनते थे स्टोरी टेलर की स्टोरीज़। सी क्वेश्चन का आंसर है द टीचर इन द स्टोरी कॉल्ड वैरायटी एंटरटेनमेंट। इस स्टोरी में जो टीचर थे उनका नाम मिस्टर हान था। डी में एक ट्रेन के बारे में बात हो रही है जिसकी स्पीड थी बहुत ज़्यादा। और ई में है जो पोलो प्लेयर्स यूज़ करते थे इक्विपमेंट, वो था मैलेट्स, हेलमेट्स, चिन स्ट्रैप्स, फेस गार्ड्स, प्रोटेक्टिव पैड्स, गॉगल्स एंड माउथ गार्ड्स। एफ है अ नाइट इन जून। वर्थ ने अपने पोएम में जून की एक रात को डिस्क्राइब किया है और विच का नाम था 5। और लास्ट है हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान, ये वहाँ की फ़ोटोज़ अंकल रफ़ी ने उनको सेंड की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। गिव कंप्लीट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये भी टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं क्वेश्चन, लेकिन इनका हमने कंप्लीट आंसर करना है, शॉर्ट आंसर नहीं करना। ए, हु वाज अली एंड व्हाट डिड ही डू? Second question हमारे पास, when is the Shendur Polo Festival held and which teams compete there? और थर्ड सी क्वेश्चन है, who is Mr. Joe Gregory and what job did he have? The answer of first question is Ali was a student in class 4. During the variety entertainment, Ali performed a magic show in which he made his dog Smokey disappear. And B, every year from the 7th to the 9th of July, Shendur hosts a famous polo festival. The highlights of the festival are the polo matches between teams from Chitral and Gilgit. And question जो C है उसका आंसर है Mr. Joe Gregory is Pip's sister's husband. He is a blacksmith. The next section of exercise is section C, working with words. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। 6 वर्ड्स हमें गिवन है और इसकी हमने प्लूरल फॉर्म बतानी है। वर्ड्स हैं लीफ, काफ, शेल्फ, वुमन, चाइल्ड एंड रूफ। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास लीफ, इसका प्लूरल है लीव्स। बी काफ्स, सी शेल्फ्स, डी वुमन, एक ही जगह हम ई रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड से चिल्ड्रन और लास्ट है रूफ्स, इसमें हम सिंपल एस को ऐड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड्स। हमें 5 वर्ड्स गिवन है, इसके मीनिंग्स हमने बताने हैं। वर्ड्स हैं केबल, थ्रश, डोज, क्रेसेंट एंड बो। फर्स्ट वर्ड है केबल। केबल का मीनिंग है ग्रुप ऑफ वायर्स विच कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बी, अ टाइप ऑफ बर्ड। सी, टू स्लीप फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट स्लीप। नेक्स्ट है अ थिंग विच इज कर्व्ड, ब्रॉड इन द मिडल एंड टेपर्ड एट द एंड्स, the shape of the waxing or waning moon. ई है हमारे पास वो, a branch, एक शाख को बोलते हैं। The next question is question number 3. Add suitable adjectives to the following beginning with the letters given. हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं और इसके साथ हमने एडजेक्टिव्स ऐड करने हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स इसी लेटर से स्टार्ट होने चाहिए जो हमें गिवन है। फर्स्ट में है एस और सन है इसमें वर्ड। बी में है स्टोरी, लेकिन इसके साथ जो एडजेक्टिव स्टार्ट होना चाहिए वो आई से होना चाहिए। शॉप का एडजेक्टिव जी से स्टार्ट होना चाहिए और इसी तरह से लास्ट है जर्नी और इसमें हमें वर्ड जो दिया गया है, तो जो लेटर दिया गया है वो है टी। सबसे पहले हम देखते हैं सन है हमारे पास, इसके लिए हम सिल्वरी, शाइनिंग या सेटिंग सन, तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, तीनों ही ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग स्टोरी, इलस्ट्रेटेड स्टोरी या फिर इम्पॉसिबल स्टोरी। सी है ग्रॉसर्स शॉप, गार्डन शॉप या फिर गारमेंट शॉप। डी है ट्रेन जर्नी, टेरिबल जर्नी और टायरिंग जर्नी। तीनों ही वर्ड्स ठीक है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 4, री राइट द फॉलोइंग विद द करेक्ट पंक्चुएशन। हमें एक सेंटेंस गिवन है, इसको हमने पंक्चुएट करना है, यानी कैपिटलाइजेशन करनी है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमास अप्लाई करने हैं, सेमी कॉलन्स वगैरह अगर ऐड होते हैं वो भी ऐड करेंगे इसमें। रीड करते हैं। वेल अनांसी, ही सेड इट इज़ क्वाइट सिंपल, स्टार्ट विद 1, then it is 2, 3, 4 and 5. Mr. Duck disappeared instantly. यहाँ पे हम देखते हैं वेल क्योंकि फर्स्ट वर्ड है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। कॉमा से हमने स्टार्ट किया, वेल के बाद हमने कॉमा अप्लाई किया, अनांसी के बाद फुल स्टॉप, इसके बाद ही सेट से पहले हमने कॉमा अप्लाई किया और ही का जो एच है उसको कैपिटल कर दिया, सेट के बाद भी फुल स्टॉप है। इसके बाद हम कॉमा से स्टार्ट करेंगे, इट इज़ क्वाइट, और इट का जो आई है उसको हम कैपिटल कर देंगे। सिंपल पे सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। नेक्स्ट है स्टार्ट का एस कैपिटल होगा और 1 के बाद हम कॉमा अप्लाई करेंगे। देन इट्स, अब इट्स में जो इट्स है ये अपॉस्ट्रोफी वाला एस है, इट्स वाला एस नहीं है, तो इसमें हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 4 के बाद भी कॉमा अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम
5 लिखेंगे और 5 के बाद हम जो कॉमा यूज़ करेंगे उससे पहले हमने एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करना है। यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए मिस्टर डक में मिस्टर के एम को कैपिटल करेंगे, डी की भी हम डक की जो डी है इसका कैपिटलाइजेशन करेंगे। डिसअपियर इंस्टेंटली के बाद ये सेंटेंस ख़त्म होता है तो फुल स्टॉप अप्लाई कर देंगे। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस बिलो। नीचे कुछ सेंटेंसेज हैं उसमें हमने ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है या सेपरेट करना है। ए है शी गॉट अ डॉल फॉर हर बर्थडे। बी द किचन प्लेड विद द बॉल। सी द नेकलेस इज़ मेड ऑफ कलरफुल बीड्स। एंड डी ही बॉट अ न्यू कार। यहाँ पे हम चारों सेंटेंसेस में से सेपरेट कर लेते हैं इनके ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें अ डॉल ऑब्जेक्ट है, बी में द बॉल, सी में कलरफुल बीड्स एंड डी में अ न्यू कार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। कुछ वर्ड्स हमें गिवन है, ये 5 वर्ड्स हैं, इनके हमने ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं। वर्ड्स हैं नेवर, लाइक्ड, क्विकली, वेंट एंड डेंजरस। यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि एक वर्ड के एक से ज़्यादा जो ऑपोजिट मीनिंग्स हैं वो भी हो सकते हैं। फर्स्ट है ऑलवेज, फॉर एवर, ये दोनों में से आप कोई भी लिखें ठीक होगा। बी हेट और डिसलाइक, सी स्लोली, डी अराइव और कम एंड ई हार्मलेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द फॉलोइंग इनटू क्वेश्चंस। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, इनको हमने क्वेश्चंस में चेंज करना है। ए है चिकन्स ले एग्स, बी द एग्स आर सोल्ड इन द मार्केट एंड सी हिज शॉप इज़ इन द टाउन। जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो इसका रूल देख लेते हैं कि ले यूज़ हो रहा है, इसमें फर्स्ट फॉर्म है, एस या ई एस ऐड नहीं हुआ। अगर होता और एक चिकन की बात हो रही होती तो हम इसको डज यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम डू यूज़ करेंगे इसको क्वेश्चन बनाने के लिए। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है आर, इसलिए हम आर को शुरू में ले आएंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से हम तीसरे स्टेटमेंट को जब क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे या इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ हो रहा है, इसको हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास हो जाएगा या फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, डू चिकन्स ले एग्स, बी आर द एग्स सोल्ड इन द मार्केट एंड सी इज़ हिज शॉप इन द टाउन। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर अप्लाई करेंगे। द लास्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ई कंपोजिशन, राइट 2 पैराग्राफ्स। हमने 2 पैराग्राफ लिखने हैं ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर के टुकड़े पर, अबाउट एनी ऑफ द स्टोरीज, किसी भी स्टोरी के बारे में, यू हैव रेड इन योर टेक्स्ट बुक, जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ी है। डिस्क्राइब ब्रीफली, और बहुत जामे अंदाज में आप बयान करें व्हाट इट इज़ अबाउट, ये किसके बारे में है। एंड देन से व्हाई यू लाइक इट, और उसके बाद आपने बताना है कि आपको ये स्टोरी क्यों पसंद है। सबसे पहला जो चैप्टर मैंने चूज़ किया है दैट इज़ मैसेजेस फ्रॉम द माउंटेन। This chapter is about Gilgit-Baltistan and its natural beauty. There's a family, 4 members are there in it, father, mother, son and daughter. They received photos from their uncle who was in Gilgit-Baltistan. He lived in Karachi and worked for a travel company. He loved adventures and his niece Alia is adventurous too. In videos they saw Karakoram Mountains, Hosseini Suspension Bridge and a rock with ancient writing by Buddhist monks. Then they talk about climate change. अब आपने बताना है कि आपको ये चैप्टर क्यों पसंद है। आई लाइक दिस चैप्टर बिकॉज इट कंटेन्स टू मच जनरल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट माई कंट्री पाकिस्तान। वी कैन ऑल्सो एजुकेट आर सेल्व्स अबाउट क्लाइमेट चेंजेस बिकॉज द फैमिली वॉज ऑल्सो शेयरिंग देयर नॉलेज एंड थाट्स अबाउट वेदर। और सेकेंड पैराग्राफ के लिए जो चैप्टर मैंने चूज़ किया है दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ रमदान। दिस चैप्टर इज़ अबाउट मुस्लिम कल्चर एंड फेस्टिवल एंड एन इस्लामिक मंथ रमदान। Sharing iftars and feeding the poor is well-known tradition of Muslims. The charitable behavior and generosity of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also a main topic in this lesson. इसके बाद आपने बताना है कि इस चैप्टर को आपने क्यों चूज़ किया या ये चैप्टर आपको क्यों पसंद है। I like this lesson because it captured the true picture of month of Ramadan. I can relate this chapter to my surroundings. Harmony, peace and sacrifice are the traits of Muslims. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.